एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ से कैसे अलग होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज एन एसएमई आईपीओ। सरकार ने एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म्स बनाए। एसएमई आईपीओ में कोई कंपनी कितना अमाउंट रेज कर सकती है? कि कंपनी का बिजनेस मिनिमम 3 ईयर से होना चाहिए। मतलब अगर इन्वेस्टर पैसा कमाएगा तो पूरी फ्रेटर्निटी पैसा कमाएगी, वो आपको हमेशा दुआ करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर ये लास्ट सेशन होता है तो जो सबको घर जाने की जल्दी होती है और सारा गुस्सा मॉडरेटर पे होता है कि जल्दी सवाल पूछ के चले जाए। बट अच्छी चीज़ होती है कि जो लास्ट तक रुकता है उसको कुछ फल मिलता है। बिजनेसेस के सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ होती है तो वो आईपीओ होता है। किसी भी बिजनेस का जो एजेंडा होता है, तो आप में से जितने लोग रुके, शायद मुझे लगता है कि पूरे दिन भर के इतने सारे सेशन के बाद अगर आप हैं तो आईपीओ वाला, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आज हम बहुत आसानी से आईपीओ को डिकोड करेंगे और इसके लिए सबसे बढ़िया जीवाईआर कैपिटल से कोई नहीं हो सकता। छोटा अगर इंट्रो आप जानना चाहें तो जीवाईआर कैपिटल इंडिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार आईपीओज एसएमई सेक्टर की जो उन्होंने किया, आपने 100 से ज्यादा जीवाईआर कैपिटल्स ने 47 डायरेक्ट इनकी कंपनी ने अब तक इनके ग्रुप ने आईपीओ सक्सेसफुल किए हैं और उसमें से कई सारे 100% सब्सक्रिप्शन है। तो एक बार आप तालियां बजा के इनका स्वागत कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैम, जो लुधियाना के और पंजाब से जो मेजरली जो बिजनेसेस आए हैं, इनको अगर आप समझाना चाहें एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ से कैसे अलग होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? हेलो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एमएसएमई संपर्क को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया ऐसे हॉट टॉपिक पे बातचीत करने का। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीवाईआर कैपिटल एक सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है और हम अहमदाबाद से ऑपरेट करते हैं। हमारा कोर काम फंड रेजिंग का है, स्पेशली एसएमई कंपनीज की फंड रेजिंग हम करवाते हैं। पिछले 4 साल में हमने 43 आईपीओ कर लिए हैं, जिसके थ्रू हमने 1400 करोड़ से भी ज्यादा का फंड रेजिंग किया हुआ है। आज यहाँ मैं इसीलिए आई हूँ ताकि वही जर्नी आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ। कैसे एक छोटी से छोटी कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अपने विजन को पब्लिक प्लेटफॉर्म तक आईपीओ के माध्यम से ले जा सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी व्हाट इज एन एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ, जिसके द्वारा छोटी छोटी कंपनीज, छोटे छोटे स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पब्लिक से फंड रेज करती है वाया इक्विटी। देखो, आज की स्ट्रगल, सबसे बड़ी स्ट्रगल एसएमईज की है फंडिंग रहती है। तो कोई भी बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है, एक्सपांशन करना है, नई प्लांट्स लगानी है, न्यू ज्योग्राफीज में एंटर होना है, तो सबसे पहले पैसों की दिक्कत आती है। तो आमतौर पर सबसे पहले एसएमईज कहाँ जाते हैं? बैंक्स के पास जाते हैं। बैंक्स उनसे सबसे पहले कोलैटरल मांगता है, जो एसएमईज के पास अवेलेबल इजीली नहीं होता है, या फिर उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही चैलेंज को देखते हुए सरकार ने एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म्स बनाए। 2012 में सरकार ने 2 एसएमई प्लेटफॉर्म्स बनाए। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर सेपरेट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बीएसई एसएमई है, एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म है। दोनों प्लेटफॉर्म पर एसएमई जैसी कंपनीज आईपीओ के द्वारा फंड रेज इजीली कर सकती हैं। फिर जैसे ही आपने पूछा मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में क्या अंतर है, सबसे पहला अंतर है मेन बोर्ड आईपीओ में हमको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। एसएमई आईपीओ में सेबी के पास नहीं जाना पड़ता, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरा ये है कि मेन बोर्ड आईपीओ में आईपीओ एप्लीकेशन साइज कम रहती है, वो अप टू 15,000 रहती है। दूसरा, और एसएमई आईपीओ में आईपीओ एप्लीकेशन साइज 1 से 1.5 लाख तक के बीच में रहती है। तीसरी ये है कि मेन बोर्ड आईपीओ जो होते हैं वो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, बीएसई एनएसई दोनों पर।
और एसएमई आईपीओ आइदर बीएसई के एसएमई सेगमेंट पर लिस्ट होता है या फिर एनएसई इमर्ज पे लिस्ट होता है। कंप्लायंस वाइज अगर बात की जाए तो मेन बोर्ड पर काफी कंप्लायंसेस होते हैं, हर क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल्स अपलोड होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड होता है। बट एसएमई कंपनी में सरकार ने पहले से ही कंप्लायंसेस कम रखे हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर ये सारे कंप्लायंस होते हैं। तो मोटा मोटी ये बेसिक डिफरेंस है दोनों एसएमई और मेन बोर्ड में। ओके तो इसको और सिंपलीफाई करते हैं। तो मैं अगर इसको और सिंपल करूं तो अगर कोई बिजनेस अपने फंड रेज कर रहा है तो उसके लिए लोन के अलावा अगर कोई लोन ग्रांट और के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो है एसएमई आईपीओ, जिससे वो फंड रेज कर सकता है और उसके अंदर उसको क्या कहते हैं उसको रिटर्न नहीं करना है कैपिटल। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं। एसएमई आईपीओ में कोई कंपनी कितना अमाउंट रेज कर सकती है और इसका क्या कहते हैं ड्यूरेशन कितने दिन से शुरू करना था, मतलब पैट जैसे चीजों को अभी हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे लेंगे। बट सिंपली अगर हम समझाएं कि अगर हम एसएमई आईपीओ में कैपिटल रेज कर रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट हम मार्केट से रेज कर सकते हैं और कितनी इक्विटी मतलब कंपनी की कितनी हिस्सेदारी हमें डाइल्यूट करनी होगी। देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना हम रेज कर सकते हैं, ना ही वो मेन बोर्ड में कोई लिमिट है ना ही एसएमई में लिमिट है। पर जनरली मतलब 10 करोड़ से लेके सवा या 1.5 करोड़ तक आईपीओस आते हैं एसएमई कंपनीज में, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक मैं कैपिटल रेज कर सकता हूं। कैपिटल रेज कर सकते हैं। इतने का ही रेज कर पा रहे हैं। मतलब अगर कोई 10 करोड़ रेज कर रहा है तो क्या एसएमई आईपीओ इंस्ट्रूमेंट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, उससे आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एसएमई आईपीओ से, क्योंकि ये एक बैंक लोन की तरह नहीं होता है, आपको रीपे नहीं करना पड़ता है प्रिंसिपल, ना ही उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। कोई इन्वेस्टर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, मतलब आपसे वो रीपेमेंट नहीं मांगेगा अगर एक बार उसने पैसे लगा दिए तो ये प्रमोटर्स के लिए एसएमई आईपीओ कंपनीज के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और इसमें डाइल्यूशन जैसे आपने पूछा, मिनिमम 25% पब्लिक को देना पड़ता है, 25% डाइल्यूशन होता है आईपीओ के द्वारा। मैं 25% कंपनी का डाइल्यूशन कर ये अमाउंट रेज कर सकता हूँ उसके लिए। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपनी कंपनी का आईपीओ देख रहा हूँ कि मैं मेन बोर्ड में मतलब मैं एसएमई बोर्ड में लिस्ट होने जा रहा हूँ, तो मुझे कब से तैयारियां करनी शुरू करनी होगी और तैयारी में कौन कंपनी एलिजिबल होगी कौन नहीं, तो मोटा मोटी अगर हम ये समझा पाए। हाँ सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी पे आ जाती हूँ। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है एसएमई कंपनीज में आईपीओ लाने के लिए कि कंपनी का बिजनेस मिनिमम 3 ईयर से होना चाहिए, मतलब 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड होना। आप वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हो, प्रोप्राइटरशिप में भी या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी सब में हो सकते हो। बट हाँ आईपीओ लाने से पहले उन फर्म्स प्रोप्राइटरशिप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स का होना चाहिए। तो एक 3 साल पुरानी मेरी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा है एक तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अभी पहले कोई प्रॉफिटेबल की लिमिट नहीं थी, लास्ट ईयर से एक लिमिट आ गई है कि मिनिमम आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 में से 2 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा के पहले वाला। तो इसमें थोड़ा सा है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं अगर आपकी कंपनी, तो आप जीएसटी पे कर रहे हैं मान लीजिए 18 या 20-22% या 5% हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद मान लीजिए 80-85 रुपए आपके पास बचे, तो उसमें से आप टैक्सेशन दे रहे हैं अपने लॉजिस्टिक फीट और ऑपरेशंस के कॉस्ट निकाले 65-70 रुपए बच रहे हैं। उसके बाद अगर आपके जो टैक्सेस बनते हैं एनुअल कंप्लायंसेस के वो दे रहे हैं और तो 50% कुछ बच रहा है और आप घर लेके जा रहे हो, और ये अगर प्रॉफिटेबल है इसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी एनुअली इज द 1 CR एनुअली। और 3 साल लगातार प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नहीं पिछले 3 में से 2 साल 1 करोड़ का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब हमारी बुक्स 2 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। असली वाली जी। तीसरा ये है कि आपकी जो असेट्स हैं टेंजिबल एसेट्स वो 3 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए एज ऑन एसेट्स। एक बार बताइए कि क्या मैं मशीनरी को मैं एसेट मान रहा हूँ, मैं अपने एफडी को मान रहा हूँ? टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए जो भी, फिर उसमें आईपीआर नहीं आते, कॉपीराइट पेटेंट वो सब नहीं। मतलब मेरे पास मशीनरी लैंड इन्हीं दो करंट एसेट्स भी चलेंगे, एफडी वगैरह अगर मेरे पास है तो इसके लिए। अच्छा तो मेरे पास मेरा एलिजिबिलिटी हो गया, मेरे पास वो हो गया। अब इसी को आगे जाने से पहले एक और सवाल ले लेते हैं, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? क्या किसको एसएमई आईपीओ में जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए?
मैं तो चाहूंगी कि सारी एसएमई कंपनीज आईपीओ में जाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, मतलब फंड रेज के अलावा जो चीजें, हाँ। जैसे आप बताना चाहें, जैसे मार्केटिंग या हाँ, बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि है फंड रेज तो है ही एक एस्पेक्ट आईपीओ का। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ब्रांडिंग कैसे होगी? अगर आप एसएमई आईपीओस में जा रहे हो तो आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिक डोमेन में है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, बिजनेस मॉडल को समझेंगे, न्यूज मीडिया सब आपका इंटरव्यूज लेंगी, आर्टिकल्स छपते हैं, तो फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है, जिनके लिए लोग लाखों खर्च कर लेते हैं मार्केटिंग पर। फिर दूसरा ये फायदा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर बैलेंस शीट साइन करने से पहले 100 बार सोचता है एज कंपेयर टू एन अनलिस्टेड एंटिटी। तो आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती है, आपकी बैलेंस शीट को बैंक्स ट्रस्ट करती है, आपकी बैलेंस शीट को आपके वेंडर्स ट्रस्ट करते हैं, आपकी बैलेंस शीट को आपके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स ट्रस्ट करते हैं। तो इस वे में आपकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। एक और है कि आपके शेयर्स एक करेंसी बन जाते हैं। आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे पास पैसे हैं भी कि नहीं भी हैं। आप दूसरे दिन ही शेयर्स इश्यू कर दो, सब्सिक्वेंट फंड रेज कर दो। अभी फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी आई थी एक केसी एनर्जी करके लास्ट जनवरी। एनर्जी सेक्टर के लिए आपने जिसका आईपीओ ईपीसी सेक्टर में थी। केसी एनर्जी जनवरी 2024 में लिस्ट हुई थी। अभी लास्ट मंथ ही हमने उनका क्यूआईपी राउंड क्लोज किया। तो विद इन क्यूआरपी बता दीजिए। क्यूआरपी एग्जैक्ट छोटे में बता दीजिए। क्यूआईपी राउंड ऐसा होता है कि क्यूआईपी में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाते हैं। तो विद इन 1 ईयर उन्होंने फंड रेज, सब्सिक्वेंट फंड रेज कर लिया, वो भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे, क्योंकि आप लिस्टिंग के बाद आपकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है। वैल्यूएशन कैसे? ये भी एक वन ऑफ द एडवांटेज है एसएमई आईपीओ का, कि आपकी जो रियल वैल्यू है वो अनलॉक होती है। वो कैसे अनलॉक होती है? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो आपने एक उस बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचाया, पहुंचाने के बाद पर वो सारी मेहनत आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो फिर ये आईपीओ के द्वारा ही ये सारी चीजें, वैल्यूएशन, आईपीओ ही प्रॉपर वैल्यूएशन आपके बिजनेस की देता है। तो एक हो गया अप्रूवल, एक हो गया क्रेडिबिलिटी, एक हो गया ग्रोथ पाथ, और एक वेल्थ भी है, सॉरी। हाँ, और एक लवजीत सर की उसमें टर्म्स में कहा जाए कि जब आपके बिजनेस में आपके साथ कई सारे लोग भागीदार बनते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ में लग जाते हैं। कि जब आप अपनी कंपनी के 25% या 10% इक्विटी निकालते हो तो जिन्होंने शेयर्स खरीदे उनकी ब्लेसिंग भी सुबह लग जाती है कि इसके भाव चढ़ जाए तब बेचूंगा। तो कुछ वो वाला मीन्स जब भी आप कोई कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड करते हो एसएमई आईपीओ के टाइम पे, तो हमारा तो यही मानना है कि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर पैसा कमाएगा तो पूरी फ्रेटर्निटी पैसा कमाएगी, वो आपको हमेशा दुआ करेगी। और आप कभी भी सब्सिक्वेंट फंड रेज कर रहे हो तो वो आपका हिट ही जाने वाला है। तो वो बहुत मैटर करता है वैल्यूएशन के टाइम पे, जब हम वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं कंपनीज की। वैसा ग्रेट। तो अगर मैं इसको जनता के पास सवालों पे जाने से पहले अगर मैं पूछ पाऊँ एक आखिरी, कि इसमें आईपीओ ठीक है करना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, आईपीओ की जर्नी में जीवाईआर को क्यों चुने, या जीवाईआर या आप लोगों से ही क्यों कांटेक्ट करें, उसको अगर आप एक बार एज अ एक्सप्लेन कर पाए कि उस जर्नी में आपको क्यों चुने, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट एज अ मर्चेंट बैंकर ही होता है, तो उसमें आपको क्यों चुने और आप क्या क्या कर पाते हैं उसमें, तो अभी वो अगर बता पाए। देखिए, आईपीओ जर्नी में, आईपीओ की पूरे प्रोसेस में एक मर्चेंट बैंक का जैसे जीवायर है, वो आपके कैप्टन की तरह होता है। वो स्टार्ट से लेके एंड तक आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपका सबसे पहले कोई एसएमई कंपनीज अगर हमारे पास आती है तो हम उनका बिजनेस समझते हैं, उनकी इंडस्ट्री समझते हैं, वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रमोटर का माइंडसेट समझते हैं। क्योंकि काफी फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं तो वो बोलते हैं कि उनको इतना डाइल्यूशन नहीं करना है, बट वो डाइल्यूशन से जो बेनिफिट मिलता है वो अनबीटेबल है। उसके बाद मर्चेंट बैंकर, हम देखते हैं उनकी वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, उनको राइट प्राइसिंग सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, सेबी एक्सचेंजेस से अप्रूवल लाने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर आता है इन्वेस्टर मार्केटिंग का स्टेज, जहाँ पर हम आपकी कंपनीज की मार्केटिंग करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं,
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने HDFC बैंक को ऑनबोर्ड किया, विजय केडिया सर को ऑनबोर्ड किया, सुनील सिंघानिया सर को ऑनबोर्ड किया। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो IPO आपका ऐसे ही हिट हो जाता है। तो ये सब लाने में मर्चेंट बैंकर बहुत रोल करता है। इवन आपकी एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक सारा प्रोसेस एक मर्चेंट बैंकर ही संभालता है। मतलब अगर इसको इजी किया जाए कि अगर आप 1 करोड़ का फंड रेस कर रहे हैं, लेट सपोज आपने फैमिली ऑफिस या किसी कंपनी को कन्विंस किया कि हम आपका 1 करोड़ रेस करा रहे हैं, 2 करोड़ SME पे रेस करें या 10 करोड़ का मेरा रेस करें, तो आप उसके अंदर कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे हैं। कंप्लायंसेस के बाद आप उसको राइट प्राइस सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी गिरा हुआ है या उठा हुआ है, उसमें क्या भाव पे रेस करना चाहिए। तीसरा आपने कनेक्ट किया कि इसमें आपके रेस करने में जितने भी बैंक्स हैं उनको आप ऑनबोर्ड करें, यानी उनसे आप रेस करवा रहे हो। जितने फैमिली ऑफिस है विजय केडिया जैसे या बाकी सब, उनसे आप रेस करा रहे हैं और उसको लिस्ट कराने में मदद कर रहे हैं। यही है? ठीक है। आप में से किसी एक दो का कोई सवाल ले सके IPO के ऊपर, अगर आपका सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं। किसी का सवाल है कोई? प्रोग्राम को, तो उनमें वो एक जबरदस्त स्पार्क था कुछ बड़ा करने का, कुछ जबरदस्त करने का। वो भले ही सेगमेंट अभी उनका MSME है या SME है, लेकिन वो देश की बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं या शायद सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो IPO वो वाला चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो जद्दोजहद बहुत है, बीच का रास्ता बड़ा लंबा है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले एक SME IPO किया जाए और उसके बाद उसके लिए, तो इसके लिए क्या तरीका है, क्या रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें कि एक स्टेप हो जाए, एक लेवल अप हो जाए हम और उसके बाद दूसरे लेवल पे चले जाएं? देखिए, एक बार आपका अगर SME IPO आ गया तो आप मेन बोर्ड पर भी जा सकते हो, बट उसमें मिनिमम 3 इयर्स के बाद यू कैन माइग्रेट टू मेन बोर्ड। उसके बाद मतलब आप जैसे बोल रहे हैं आपको बड़ा बनना है, तो आप फंड रेजिंग तो देखो अभी मेन बोर्ड और SME में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ भी आ रहे हैं, वैल्यूएशंस भी अच्छी मिल रही हैं, और अल्टीमेटली आपको मेन बोर्ड पर जाना है तो ये इजी तरीका है। यहाँ पे इसमें सेबी का अप्रूवल नहीं लगता है, सेबी का इंटरफेरेंस नहीं रहता है ये सारी चीजों में। तो विद इन आफ्टर 3 इयर्स तो आप जा ही सकते हो डायरेक्टली मेन बोर्ड। तो बेसिकली इट शुड बी अ 6 ईयर प्लान, 3 years SME IPO and then another 3 years for main board. No, once you are listed, then after 3 years you can migrate to main board. हाँ, and for listing in SME you need 3 years. Yes, we need track record of 3 years. Yes. So थोड़ा बड़ा सोचने के लिए थोड़ा लंबा भी, दूर तक का भी सोचना पड़ेगा। Thank you. मतलब जल्दी पैसे चाहिए तो SME से ले लो, बाद में मेन बोर्ड तक जाना होगा तो। So thank you so much for the wonderful information, and thank you so much, ma'am, for this session. Please, over to you. Thank you so much. And this एक से Yeah, हाँ sure. प्लीज एक माइक दे दीजिए उन्हें। सर आपकी आवाज आ रही है, एक बार बुलंद आवाज वैसे होती है। हाँ, जनरल प्रैक्टिस में बोलूँ ना तो फिर 4 to 6 months लग जाते हैं। SME IPO को पेपर वर्क आप पूछ रहे हैं या फिर पैसे अकाउंट में आने को? नहीं वो तो सर पता है, दोनों बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम पेपर वाला बता दो कि पेपर वर्क कितना टाइम लगता है और अकाउंट में आप पैसे कब तक दिला दोगे, वो मतलब क्लैरिटी उसी से दोनों का एक ही आंसर है। आपने डिसीजन लिया, वहां से लेके लिस्टिंग तक 4 से 6 महीने लगते हैं अप्रॉक्स। मतलब 6 महीने में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आप ताली बजा के इस सेशन और का एक और चीज है, मैंने ये पूछना था, इसमें भी अंडरराइटर्स की जरूरत पड़ती है SME IPO में? SME IPO में कंपलसरी होता है अंडरराइटर्स, और हम एज अ मर्चेंट बैंकर ही अंडरराइटर्स होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you so much. And this session was commendable. Now I would like to call Mr. Lavjeet Alexander sir on stage to facilitate our guest.